हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम ज्योग्राफी के कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 33 यानी कि 33 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर ज्योग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 34 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन दी वर्ल्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया। आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें टोटल कितने आइलैंड हो सकते हैं, तो अप्रॉक्स में आपको बताऊंगा। तो अप्रॉक्स यहाँ पर जो है तो 17,000, अप्रॉक्स यहाँ पर 17,000 जो है तो कुछ एक आइलैंड्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की अगर बात करें, इंडोनेशिया के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, जिनमें एक तो आ जाता है सुमात्रा आइलैंड हो गया, फिर जावा आइलैंड हो गया, कालीमंतन आइलैंड हो गया, उसी तरह सुलावेसी आइलैंड हो गया। तो ये भी कुछ एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया की राजधानी प्रेजेंट में कहाँ पर है, तो वह है जकार्ता में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 50 वर्षों में ये जो जकार्ता है ना, ये पूरी तरह जो है तो पानी में डूब जाएगा। तो इंडोनेशिया क्या कर रहा है, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर रहा है। तो इंडोनेशिया अपनी नई कैपिटल बना रहा है, तो वो है नूसंतारा में। कहाँ पर, नूसंतारा में। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। करंट में इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो वह है जकार्ता। तो जकार्ता जो है तो किस द्वीप पर है, और नूसंतारा ये किस द्वीप पर होने वाली है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको नहीं भी आता है, गूगल करो, गूगल पे जाओ, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार करवाता था। जब भी मिट्टियों की बात आती थी तो मैं आपको यहाँ पर करवाता था कि हमारे भारत में मिट्टियों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी का है, ये मैं आपको बहुत बार करवाता था। तो किसका है, क्या एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी का है, ब्लैक यानी कि काली मिट्टी का है, रेड यानी कि लाल मिट्टी का है, या फिर लेटराइट सॉइल का है। तो किसका है, तो यह है एल्यूवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बहुत बार बताता था। एक तो मैं आपको बताता था ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है न्यू दिल्ली में। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है भोपाल में। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया तो किस मिट्टी का है, तो वो है एल्यूवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी का। तो कितना प्रतिशत यह जो है तो हमारे इंडिया में कवर करती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो यह लगभग 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर कौन सी मिट्टी है, तो दूसरे पर है रेड यानी कि लाल मिट्टी। तो यह कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है लगभग 18% क्षेत्रफल पर। तीसरे नंबर पर कौन सी है, तो वो हो जाती है ब्लैक मिट्टी यानी कि काली मिट्टी। यह भारत के लगभग 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और लास्ट में आ जाती है चौथे नंबर पर लेटराइट मिट्टी। यह भारत के लगभग 3.7% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो जिस तरह आपसे यहाँ पर आज पूछा गया है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस मिट्टी का है, तो उसी तरह आने वाले एग्जाम्स में आपसे जो है तो परसेंटेज के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एल्यूवियल मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत कितना है, तो यह लगभग भारत में 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। काली मिट्टी कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर, 15%। उसी तरह लाल मिट्टी 18% और लेटराइट मिट्टी
3.7% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको भी पता है बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये जो एल्यूवियल मिट्टी है यानी कि जलोढ़ मिट्टी है, तो इसको ही जो है तो दोमट मिट्टी कहते हैं, कौप मिट्टी भी इसी को कहते हैं और कच्छारी मिट्टी भी इसी को कहते हैं। ये पाई कहाँ पर जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे इंडिया के उत्तर भारत के मैदान में और तटीय क्षेत्रों में भी यह पाई जाती है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखना है कि भारत की कोई भी प्रकार की मिट्टी हो, उनमें सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी हो जाएगी? तो वो जलोढ़ मिट्टी ही है, यानी कि एल्यूवियल सॉइल ही है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? कौन सा है? कैगा है, नरोरा है, तारापुर है या फिर काकरापार है? तो कौन सा जो है तो भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो वो हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो तारापुर है ये है कहाँ पर? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। देखो, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन से 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि तारापुर जो है तो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, फिर इसकी कैपेसिटी कितनी है। फिर एक और क्वेश्चन अभी एग्जाम में बन रहा है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी और कब यह जो है तो काम करना शुरू किया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है यह कौन से राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र के पालघर में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पालघर में। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो वह है 1400 मेगावाट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? ये वाला क्वेश्चन देखो एग्जाम में बना हुआ था। तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1961 में। और कब से इसको जो है तो यूज़ किया जा रहा है? तो 1969 से इसको जो है तो यूज़ में किया जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन तो देखो एग्जाम में बनता ही बनता है कि कब जो है तो तारापुर की स्थापना की गई थी। तो स्थापना अगर पूछेंगे तो 1969 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन ए में देखो कैगा। तो कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये कौन से राज्य में है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। और कब से इसको जो है तो यूज़ किया जा रहा है? तो 2000 से इसको जो है तो यूज़ में किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह देखो बात करें नरोरा की, तो नरोरा कहाँ पर है? तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह ऑप्शन डी में है काकरापार। तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात स्टेट में। ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, डैश इज़ अ प्लांट सिटी इन इंडिया। तो कौन सा भारत में एक नियोजित शहर है? तो कौन सा भारत में एक नियोजित शहर है? तो वो हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ को बिल्कुल प्लान तरीके से जो है तो तैयार किया गया था। अब चंडीगढ़ के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो वो क्या बनता है कि चंडीगढ़ की स्थापना, चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर कौन थे? ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर से ली कॉर्बूजियर। कौन थे? ली कॉर्बूजियर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है कि चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर कौन थे? तो वो थे ली कॉर्बूजियर। ये आपको ध्यान में रखना है। और यह एक स्विस फ्रेंच आर्किटेक्चर थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ। आपको भी पता है कि पहले पंजाब की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी शिमला। तो यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कब पंजाब की राजधानी जो तो शिमला से चंडीगढ़ को स्थानांतरित की गई थी? वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। ये भी मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। तो चलो आज आप यहाँ पर नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोक बरोक इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कोक बरोक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा है? तो कोक बरोक कहाँ की जो है तो ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो वह कहाँ की है? तो वह है त्रिपुरा की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी यह जो है तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो यह है त्रिपुरा राज्य की। अब यहाँ पर बात आई है त्रिपुरा की। अब आपको भी पता है कि त्रिपुरा से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि कब कोक बरोक को त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया गया था? ये वाला क्वेश्चन देखो एग्जाम में बन चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कोक बरोक को त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया गया था 1999 में। कब किया गया था? 1999 में। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, प्रेजेंट की अगर बात करें तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो प्रेजेंट में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है मानिक शाह। और यह जो है तो बीजेपी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है
कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह भी कौन सा है, तो वह है त्रिपुरा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। एक और क्वेश्चन जो है तो त्रिपुरा से पूछा जाता है कि कौन से राज्य में बांस का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो बांस का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो वो भी त्रिपुरा में ही किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी कुछ एक क्वेश्चन हमने त्रिपुरा के बारे में देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं असम की। ऑप्शन ए में देकर के रखा है असम। तो असम से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि असम का पुराना नाम क्या था, तो वो था कामरूप। फिर एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि एक क्वेश्चन देखो मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, बराक वैली यानी कि बराक घाटी, ये कहाँ पर है। तो देखो बराक एक नदी भी है जो कि कहाँ पर बहती है, असम में। तो बराक वैली भी कहाँ पर हो जाएगी, तो वो भी असम में हो जाएगी। और असम जो है तो किसके लिए फेमस है, तो असम जो है तो चाय के लिए फेमस है, ये आप सभी को पता है। तो बराक वैली किसके लिए फेमस हो जाएगी, तो वह चाय की खेती के लिए फेमस हो जाएगी। जिस तरह क्वेश्चंस को मैं लिंक करता हूँ उसी तरह क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। असम में ही क्या है, तो असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सिंग वाली गैंडे के लिए फेमस है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। असम में ही देखो डिगबोई एक तेल शोधन कारखाना है, उसी तरह नहर कटिया भी यहीं पर है। माजुली द्वीप कहाँ पर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो वो भी असम में है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो तट रेखा की यहाँ पे बात की गई है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो तट रेखा है तो वह है गुजरात की। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कितनी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो गुजरात की टोटल जो कोस्ट लाइन है तो वह है 1214 किलोमीटर, ये भी आपको पता चल गया। अब ये तो हमने देखा ये है पहले नंबर पर कि भारत में सबसे ज़्यादा जो तट रेखा की लंबाई है तो वह है गुजरात में। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तो दूसरे पर है आंध्र प्रदेश। और तीसरे पर कौन है, तो वह है तमिलनाडु। ये तीनों के तीनों सीक्वेंस देखो बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो सीक्वेंस वाइज भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन हमारे इंडिया में कहाँ किसकी है, किस राज्य की है, तो वह है गुजरात की। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश की और तीसरे पर है तमिलनाडु की। ये तीन ही राज्य आपको देखो ध्यान में रखने हैं। अब ये तो हमने देखा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर पूरे के पूरे वर्ल्ड यानी कि पूरे के पूरे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा कि पूरे के पूरे विश्व में किस देश की तट रेखा जो है तो सबसे लंबी है, तो किसकी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कनाडा की। अब इसकी तट रेखा कितनी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी तट रेखा है 2,43,042 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चंस को हम लिंक करना चाहें तो इस क्वेश्चन से भी हम कुछ एक क्वेश्चंस लिंक कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की ही बात कर लेते हैं। जैसे कि गुजरात में क्या क्या हुआ था, तो गुजरात में देखो महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा आंदोलन करवाया गया था। फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों के अधिकार में जो है तो अहमदाबाद आंदोलन भी हुआ था। उसी तरह बात करें कि गुजरात में जो है तो सरदार पटेल हैं उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो सबसे ऊंची प्रतिमा है उसको कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या कहा जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसकी टोटल हाइट कितनी है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसकी टोटल हाइट है 182 मीटर। और ये है कहाँ पर, तो गुजरात तो सभी को पता है, लेकिन गुजरात में आपको ध्यान में रखना है कि यह केवड़िया गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, केवड़िया गुजरात में, ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह देखो आपको पता है कि सुदर्शन झील हो गई, सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का बहुत सारे राजाओं ने पुनरुद्धार करवाया था, बहुत सारे राजाओं ने इसका बार बार जो है तो निर्माण करवाया। तो ये सुदर्शन झील कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आप बहुत बार देखते हो, जूनागढ़ अभिलेख। तो ये जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर मिला था, यानी कि कहाँ से संबंधित है, तो जूनागढ़ कहाँ पर है, तो यह है गुजरात में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट स्थल लोथल, तो ये भी कहाँ पर था, तो वो भी गुजरात में था। और लोथल को जो है तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता था, गोदीवाड़ा पतन कहा जाता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको लिंक करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, माउरीज आर दी इनहेबिटेंट्स ऑफ। तो माउरी कहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ पर आपसे सिंपल पूछा गया है कि ये जो माउरी जनजाति है ये कहाँ पर है। तो माउरी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो ये करती है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है और वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल इसी तरह का चाहिए तो आज आप नीचे कमेंट्स में बता देना। अच्छा, कुछ और भी जनजातियां हैं, कुछ और भी ट्राइब हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि बुशमैन ट्राइब हो गई, ये कहाँ पर निवास करती है, यानी कि ये बुशमैन ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। उसी तरह रेड इंडियन ट्राइब हो गई, रेड इंडियन जनजाति हो गई, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो यह यूएसए और कनाडा में पाई जाती है।
उसी तरह अगर बात करें हमारे इंडिया की, इंडिया में जो है तो अंडमान निकोबार जो है तो हमारा है, और अंडमान निकोबार में एक जनजाति पाई जाती है, तो वह है सेंटलीज जनजाति। कौन सी जनजाति है? सेंटलीज जनजाति। ये कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है अंडमान निकोबार में। उसी तरह बात करें चुकची, तो चुकची जनजाति कहाँ पर मिलती है? तो ये पाई जाती है रशिया के साइबेरिया में, रशिया में साइबेरिया में पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है एस्किमो। एस्किमो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये नॉर्थ कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और नॉर्थ साइबेरिया में मिलती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, ये जो एस्किमो जनजाति मैंने आपको बताई ना, ये मिलती है कनाडा में, यही आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं कुछ एक क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा जो है तो साझा करता है? तो वह कौन सा ऐसा राज्य है जो कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा जो है तो साझा करता है? तो वो क्या सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल है या फिर अरुणाचल प्रदेश है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश टोटल कितना बाउंड्री शेयर करता है? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में, कि भारत चीन के साथ कितनी सीमा जो है तो साझा करता है। तो कितना बॉर्डर है हमारा जो है तो चीन के साथ? तो है 3488 किलोमीटर। अब इस 3488 किलोमीटर में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वह जो है तो चीन के साथ 1129 किलोमीटर जो है तो बाउंड्री साझा करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी हमने 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, प्रेजेंट की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे बात आई है तो इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि इसका पुराना नाम क्या था? तो इसको पहले क्या कहा जाता था? तो इसको पहले नेफा कहा जाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या कहा जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र, जो यहाँ का तवांग क्षेत्र है, तो तवांग क्षेत्र पर जो है तो चीन ने कब्जा कब कर दिया था? 1962 में। जब 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, तब जो है तो चाइना ने तवांग क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वह है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो निम्नलिखित में से कौन जो है तो सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखो यहाँ पर बात की गई है सार्क की, तो सार्क के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर पता होने चाहिए। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब यहाँ पर देखो सार्क में टोटल मेंबर कितने हैं? तो टोटल मेंबर कंट्रीज़ है 8। अब वो 8 कौन कौन सी हैं? तो वो उनमें आ जाती है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। यानी कि टोटल जो है तो 8 कंट्रीज़ इसके मेंबर है। तो यहाँ पर जो है तो सिंगापुर इसका मेंबर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता चल गया। एक तो सार्क की डेफिनेशन आपको पता चल गई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। और कब हुई थी? तो वो हुई थी 1985 में। बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुछ एक स्टूडेंट्स ढाका देख करके ढाका ही टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ढाका किसकी कैपिटल है? तो वो है बांग्लादेश की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, जब भी आपसे पूछेंगे कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर? नेपाल के काठमांडू में। तो ये वाला डिफरेंस आपको यहाँ पर समझना है। सार्क की स्थापना ढाका में की गई थी और 1985 में की गई थी, बट सार्क का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? तो वह है नेपाल के काठमांडू में। इसमें टोटल कंट्रीज़ कितनी है? तो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 8। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, द लाइन डिवाइडिंग नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो यहाँ पर बात की गई है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी लाइन जो है तो विभाजित करती है? तो वह है 38th पैरेलल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको भी पता है इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर बात की गई है, देखो ऑप्शन ए में है 17th पैरेलल। तो ये जो 17th पैरेलल लाइन है, यह किस किस को अलग करती है? तो यह नॉर्थ वियतनाम को साउथ वियतनाम से अलग करती है, यानी कि उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करने का काम करती है 17th पैरेलल लाइन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी में है ओडरनिसे लाइन। तो ओडरनिसे लाइन यह किस किस को अलग करती है? देखो, जब भी आपसे पूछा जाएगा ओडरनिसे या फिर हिंडनबर्ग, तो ये दोनों रेखाएं जो है तो किस किस को अलग करती है? तो है जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। किसको? जर्मनी को पोलैंड से अलग करने का काम जो है तो ओडरनिसे या फिर हिंडनबर्ग रेखा करती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ, एक तो हो गई मैकमोहन रेखा।
तो मैकमोहन रेखा हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश को चाइना से अलग करने का काम करती है। उसी तरह सेरियल रेड क्लिफ यह किस किस को अलग करती है? तो यह इंडिया को पाकिस्तान से अलग करती है। डुरंड रेखा यह किस किस को अलग करती है? तो यह अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का काम करती है। उसी तरह आपसे यहाँ पर पूछा जाता है 49, तो 49 जो पैरेलल रेखा है, 49 समानांतर रेखा है, तो यह यूएसए को कनाडा से अलग करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।